कल हमने स्टार्ट किया था प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 96 से लेकर 106 तक। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि सेक्शन 96 जो है वो डिक्लेरेशन है, वो बता रही है कि प्राइवेट डिफेंस कोई चीज़ है, और ये सिर्फ डिक्लेरेशन है, डिफाइन नहीं किया प्राइवेट डिफेंस को। और जो डिफाइन किया है उसके लिए सेक्शन 96 टू 106 सारे सेक्शन मिला के डिफाइन कर रहे हैं कि प्राइवेट डिफेंस होता क्या है। ठीक है, और आपको बताया था मेंस में अगर आ जाए तो वहाँ पे आपने अगर कोई आ जाए कि राइट ए नोट ऑन प्राइवेट डिफेंस या एग्जामिन द लॉ ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कुछ ऐसा करके कुछ आ जाए तो वहाँ पे सेक्शन 96 टू 106 सारे सेक्शन आपने लिख के आने हैं। कहाँ कहाँ हो सकती है 97 से 98 दो सेक्शन है। 97 में बताया हुआ है कि अगेंस्ट बॉडी हो सकती है और प्रॉपर्टी हो सकती है, और 98 में कहा है कि अगर कोई पर्सन, कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है या अनसाउंड पर्सन है एटसेट्रा, उसके अगेंस्ट भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, जो वो काम कर रहा है उसका जो एक्ट है वो कोई ऑफेंस नहीं है। अगर वो किसी को मारने की कोशिश कर रहा है, कोई बच्चा है 6 साल का बच्चा है, या कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन की है, या फिर कोई अनसाउंड पर्सन है, अगर वो किसी पर अटैक करता है तो उसका अटैक ऑफेंस नहीं है। और राइट टू प्राइवेट डिफेंस कहता है कि आपको राइट तभी मिलेगा अगेंस्ट किसी ऑफेंस के अगेंस्ट आपको राइट मिलेगा। तो उसके क्लैरिफिकेशन के लिए 98 सेक्शन डाल दिया है। अगर नहीं क्लियर तो पिछले लेक्चर देख लेना। अगेंस्ट होम में भी वही है, 97 98 ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, 97 किसके अगेंस्ट है, किसी के भी अगेंस्ट जो ऑफेंडर है, और 98 है इनोसेंट जो अनसाउंड पर्सन एटसेट्रा है उसके अगेंस्ट भी यूज़ किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है व्हेन कैन बी डेथ बी कॉज्ड। डेथ कब की जा सकती है, बॉडी के केस में और प्रॉपर्टी के केस में। ये भी हमने सेक्शन पढ़ना है। बॉडी के केस में सेक्शन 100 में हमें बताया हुआ है कि कब कब किसी की जान ली जा सकती है, और प्रॉपर्टी के केस में 103 में कब कब किसी की जान ली जा सकती है। और इसको रेड विथ सेक्शन 99 करना है, और पर्टिकुलरली मैंने बताया था कि पैरा 4 के साथ हमने पढ़ना है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि उतना ही हार्म कॉज कर सकते हो जितना रिक्वायर्ड है। इवन कि आपके पास राइट आ गया है उसकी डेथ कॉज करने का, पर फिर तब भी ये नहीं है कि आपके पास राइट आ गया तो आप उसकी डेथ करके ही रहोगे, उतना ही हार्म करोगे जितना रिक्वायर्ड है। अगर डेथ से कम हार्म से भी आपका काम चल सकता है तो फिर वो उतना ही हार्म करोगे। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि जब भी हमने राइट टू प्राइवेट डिफेंस पढ़ना तो रेड विथ सेक्शन 99 क्लॉज 4 पढ़ना है। इसको मैं भी और क्लियर करूंगा आपको। व्हेन कैन एनी अदर हार्म। ठीक है, एनी अदर हार्म का मतलब है अदर देन डेथ, कोई भी हार्म कर सकते हो पर डेथ नहीं कर सकते। बॉडी के केस में सेक्शन 101 में है, और प्रॉपर्टी केस में 104 है, जहां पे आप डेथ नहीं कॉज कर सकते पर कोई और हार्म कर सकते हो। फिर हार्म कैन बी कॉज टू इनोसेंट पर्सन। सेक्शन 106 कह रहा है कि इनोसेंट पर्सन को भी हार्म किया जा सकता है। वो एक सिचुएशन है 106 में, एक पर्टिकुलर सिचुएशन उन्होंने बता दी है कि किस सिचुएशन में एक इनोसेंट पर्सन का भी अगर हार्म हो गया है तो वो जो है हार्म जो है वो जस्टिफाई होगा, उसके लिए पनिश नहीं किया जाएगा। वो हम वहाँ पे पढ़ लेंगे, 106 में पढ़ लेंगे। और व्हेन डज एन एक्ट कमेंसेस एंड व्हेन इट एंड्स। कब कोई एक्ट जो है वो शुरू होगा और कब खत्म होगा, ये बॉडी के केस में 102 में पढ़ेंगे, और प्रॉपर्टी केस में 105 में हम पढ़ेंगे, जहाँ पे क्या है कि हार्म जो है शुरू होगा और कब खत्म होगा। ठीक है, 102 और 105 है, क्योंकि ये थोड़ी ना कि एक बार राइट शुरू हो गया, आपके पास राइट मिल गया है तो अब सारी जिंदगी आप अवेल कर सकते हो। एक बंदे ने कोई ऐसा काम किया था जिसमें आप उसकी डेथ कॉज कर सकते थे, तब तो आपने की नहीं, 10 साल बाद आप कह रहे हो उसका उसके डेथ कॉज कर रहे हो, और फिर कह रहे हो कि मेरे पास तो वो राइट एक बार अक्रू हो गया था। वो ये नहीं है, वो राइट शुरू होगा और ख़त्म भी हो जाएगा। कब शुरू होगा कब तक रहेगा, ये हम 102 में पढ़ेंगे, अगेंस्ट बॉडी। समझ रहे पॉइंट? अगेंस्ट बॉडी मतलब अगर किसी ने आपकी बॉडी पर अटैक किया है और वो अटैक सेक्शन 100 के एम्बिट में आता है, जहाँ पे आपके पास राइट है, 100 में आता है या 101 में आता है। 100 में आता है तो आप उसकी जान ले सकते हो, और 101 में आप कोई भी हार्म कर सकते हो, अदर देन डेथ कर सकते हो। तो वो कब शुरू होगा और कब खत्म होगा आपका राइट, वो ये राइट नहीं है कि वो हमेशा के लिए आपके पास आ गया, जब मर्जी दिल करे उसकी डेथ कॉज कर दो। ठीक है, जब मर्जी हार्म कर दो। और वही प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे 105 में, कब शुरू होगा और कब खत्म होगा। ठीक है, कल 99 तक हमने पढ़ लिया था, आज 100 सेक्शन पढ़ते हैं हम।
व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। सेक्शन 100 कह रहा है व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है वो बॉडी के केस में, ठीक है, एक्सटेंड हो सकता है, एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। ठीक है, इसको समझना, एक्सटेंड को थोड़ा सा ध्यान से समझना। एक्सटेंड हो सकता है पर ये राइट आपके पास नहीं आ गया, एक्सटेंड हो सकता है जहाँ पे आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे वर्ड की है एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। लास्ट ऑप्शन आपके पास है डेथ कॉज करने की। ठीक है, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, मतलब वो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन नहीं है डेथ कॉज करने की, लास्ट ऑप्शन है आपके पास डेथ कॉज करने की। एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ मतलब एक्सटेंड है, शुरू छोटे से छोटा कोई भी ऑफेंस कर लो, मतलब ऑफेंस नहीं, मतलब कोई भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस में कोई भी एक्ट कर लो जो लास्ट में उसकी डेथ तक जाएगा। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स अंडर द रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड इन द लास्ट प्रोसीडिंग सेक्शन। ठीक है, जो रिस्ट्रिक्शन है मेंशन्ड इन द लास्ट प्रोसीडिंग सेक्शन, मतलब ये पर्टिकुलरली क्लॉज 4 की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लॉज 4, ये पैरा 4 सॉरी जो है ना, पैरा 4 की बात कर रहे हैं, उसका जो लास्ट पैरा है सेक्शन 99 का, पर्टिकुलरली उसकी बात कर रहे हैं। अंडर द रिस्ट्रिक्शन मेंशन्ड इन द लास्ट प्रोसीडिंग सेक्शन टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ। ठीक है, मतलब वॉलंटरी डेथ कॉज कर सकते हो, और ऑफ एनी अदर हार्म टू द असिलेंट। ठीक है, असिलेंट मतलब जो ऑफेंडर असिलेंट है। इफ द ऑफेंस विच ओकेजन्स द एक्सरसाइज ऑफ द राइट बी ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस हेरेड आफ्टर इनमरेटेड नेमली। ठीक है, अगर वो किसी इन जो इसके बाद जो दी हुई हैं उनमें कहीं पे भी फॉल करता है तो क्या है, डेथ कॉज करने का राइट आपके पास आ गया। ठीक है, डेथ करने का या फिर एनी अदर हार्म। Such an assault as may reasonably cause the apprehension that death will otherwise be the consequence of such assault। सबसे पहले तो क्या आ गया, डेथ ही आ गई है। ठीक है, रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन दैट डेथ विल बी अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट। आपका असॉल्ट हो गया है और आपको रीजनेबली कॉज लग रहा है कि इस असॉल्ट में मेरी जान जा सकती है, तब आपका राइट एक्सटेंड हो जाएगा कॉजिंग डेथ तक, पर सब्जेक्ट टू पैरा 4 ऑफ सेक्शन 99। पैरा 4 भी को दोबारा पढ़ लेते हैं। एक्सटेंड टू विच राइट मे बी एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड टू द इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म देन इट इज नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस। सिर्फ उतना ही हार्म करना है जितना नेसेसरी है उसको डिफेंस के लिए। ठीक है, अपनी डिफेंस के लिए। अगर वो आपको लग रहा है कि डेथ कॉज करने आया है और वो एक हथौड़ा लेके घूम रहा है, आपके पास गन है, तो ठीक है, गन से उसके पैर पे मार दो, पहले तो हवा में चला दो, डर के भाग जाएगा। ठीक है, पिस्टल है, देखेगा तो डर के भाग जाएगा, और फिर भी नहीं भाग रहा तो फिर पैर में गोली मार दो। सिर पे गोली मारने की क्या जरूरत है, सिर पे तो तब गोली मारोगे ना जब उसने भी पिस्टल रखी हुई है, टिगर पे हाथ रखा हुआ, आपने भी रखा हुआ है। अब आपको अगर मैं नहीं टिगर दबाऊंगा तो इसने गोली मार देनी है, तब आपके पास कहीं है कि आप डेथ उसकी कॉज कर सकते हो। मतलब ऐसा है, तलवार से लड़ रहे हो, वो भी लड़ रहा है, आप भी लड़ रहे हो, तलवार आपके पास भी तलवार है, उसके पास भी तलवार है, और फिर आप कहीं ना कहीं पहले तो कोशिश करो उसके पैर पे उसको फट्टड़ करने की कोशिश करो कि वो जो है वो पहले फट्टड़ हो जाए, कहीं पे वो गिर जाए। ठीक है, कहीं से वो जो है अपना सरेंडर कर दे अपने आप को, और नहीं करता तो फिर ठीक है डेथ कॉज कर दो, पर वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है और वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि जो डेथ कॉज की है वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। पैरा 4 को, सेक्शन 99 के पैरा 4 जो है, ठीक है, इसको आपको सेक्शन 99 पैरा 4 जो है ये आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा वहाँ पे। इसका बटन प्रूफ आप पे, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि उस सिचुएशन में ये बहुत जरूरी था कि डेथ ही कॉज करके ही मैं अपनी डिफेंस कर सकता था। ठीक है, और वैसे भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, मैंने कल जजमेंट दिखाई थी आपको। ठीक है, हाँ ये वाली कल दिखाई थी जजमेंट आपको, नहीं ये तो और आ गई। ये वाली जस्सा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा,
2000 सुप्रीम कोर्ट। इट इज़ बेसिकली प्रिवेंटिव इन नेचर एंड नॉट पिनिटिव। सजा देने के लिए नहीं है, ठीक है, सिर्फ प्रिवेंटिव इन नेचर है, जितने रोड है उतना ही करो। और देव नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में भी इट इज़ नॉट टू पनिश द एग्रेसर फॉर द ऑफेंस कमिटेड बाय, ठीक है, उसको एग्रेसर को सजा देने के लिए नहीं है, अग्रेसर को। तो फर्स्टली में आ गया, सच एन असॉल्ट मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट डेथ विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट। और सेकेंडली है, सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट। जो पहला था वो था हर्ट, डेथ का, और दूसरा क्या है, ग्रीवियस हर्ट पे। मतलब ग्रीवियस हर्ट का भी रीजनेबली एप्रीहेंशन है ना, कि ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तो भी जो है उसका राइट मिल जाएगा, ग्रीवियस हर्ट में भी मिल जाएगा। तो ग्रीवियस हर्ट में क्या मतलब, सेक्शन 320 में हमने पढ़ा हुआ है ग्रीवियस हर्ट क्या होती है। कोई चीज़ें हो जाए, किसी की लात टूट जाए, पक्की तोड़ दे, कोई हड्डी तोड़ दे, ठीक है, हम एस्कुलेशन कर दें, कोई उसको वो कर दे, उस पर एसिड अटैक कर दे, ये सब चीज़ें जो हैं, तो उसमें भी जो है वो ग्रीवियस हर्ट जो 320 में जो डिफाइन किया ना, उसका भी अगर एप्रीहेंशन है, ठीक है, यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट जो है इसका मतलब है सेक्शन 320 में जो डिफाइन किया हुआ है, वो है इसका मतलब। तो अगर कोई ग्रीवियस हर्ट भी करने लगा है तो उसमें भी क्या है कि डेथ कॉज करने का राइट एक्सटेंड करता है, लास्ट ऑप्शन आपके पास उसमें भी डेथ करने की है, ठीक है। थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर नीचे, कि आप उसको सिंपल हर्ट करके भी रोक सकते थे और वहां पे आपने ग्रीवियस हर्ट कर दिया, ठीक है। इसके लिए कुछ जजमेंट्स में उन्होंने क्या कहा हुआ है कि वी कैन नॉट केप्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन ए वाटर टाइट कंपार्टमेंट, ठीक है। वाटर टाइट कंपार्टमेंट क्या होती है कि कोई थर्मस है, अगर उसमें पानी में डाल दिया तो वो उसको दूसरी बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, बिल्कुल बाहर लीक नहीं करेगा। या कोई जो है किसी चीज़ में अगर पानी रखा हुआ है तो वो बाहर जाकर इतना टाइट है कि पानी दूसरी जगह छलकेगा नहीं, ठीक है। तो इतना नहीं हम कर सकते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस है ना, वी कैन नॉट केप्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन ए वाटर टाइट कंपार्टमेंट। और या फिर वी कैन नॉट मेजर द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑन ए गोल्डन स्केल, ठीक है। गोल्डन स्केल मतलब पता है, एक वो स्केल नहीं होता था पहले, गोल्डन स्केल, जिसमें पहले होता, आजकल तो नहीं होता, पहले जब जाते थे आप कहीं सुनियारे के पास, किसी गोल्ड स्मिथ के पास, तो एक कांच का एक छोटा सा चैम्बर बना होता था, उस कांच के चैम्बर में वो तराजू रखे होते थे, तराजू, छोटे छोटे तराजू रखे होते थे। तो वो इसलिए रखे होते थे, उसमें चीज रख के फिर वो बंद करते थे ताकि हवा से भी उसका वेट में फर्क ना पड़े। मतलब वो गोल्डन स्केल होता था कि गोल्डन जो है, गोल्ड तो है, अगर वो ग्राम के अगर 100वें हिस्से में भी अगर फर्क आ गया तो वो पैसे का कितना फर्क पड़ जाएगा, गोल्ड इतना कॉस्टली है। तो इसलिए वो बिल्कुल एक्यूरेट करने के लिए उसको गोल्डन स्केल कहते हैं, जो बिल्कुल एक्यूरेट करता था, ठीक है, मैयर करता था। तो वही है कि जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, इसको भी वी कैन नॉट मैयर इन ए गोल्डन स्केल। इसको वे मैयर या वे कहलाएंगे, वेट वे, इसको उसे तोल नहीं सकते इसको कि गोल्डन स्केल में कि बिल्कुल एक्यूरेटली तोले, थोड़ी बहुत तो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। हम कम से आपका काम चल सकता था, पर थोड़ा सा आपने ज़्यादा कर दिया, थोड़ा सा ज़्यादा जस्टिफाई हो जाएगा, पर बहुत ज़्यादा जस्टिफाई नहीं होगा। अगर आप वहाँ पे उसको हर्ट करके आपका काम चल सकता था पर आपने डेथ कॉज कर दी है, तो फिर आपको एक्सेप्शन का बेनिफिट तो मिल जाएगा सेक्शन 300 की सेकंड एक्सेप्शन में, जहाँ पे लिखा हुआ है कि मर्डर जो है, ठीक है, कि मर्डर जो है वो फिर कल्पेबल होमिसाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड एक्सेप्शन है ना मर्डर की, कि अगर वो मर्डर था तो वो फिर उसमें कन्वर्ट हो जाएगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। मतलब 302 की जगह 304 में आपकी कल्पेबिलिटी बन जाएगी, आपको सजा मिल जाएगी, ठीक है। आपको मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैं सोचना कि मैं आप पे एलिगेशन लगा रहा हूँ, आपका मतलब है कि समझाने के लिए, ठीक है। 302 की जगह 304 के लिए लेबल कर दिया जाएगा, पर गलती तो गलती है। वहां पे आपको, अगर आपने राइट एक्सटेंड कर लिया है तो फिर आपको उसके लिए सजा तो मिलेगी। तभी 19 क्लॉज 4 में क्लियरली करता है कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही आपने हार्म करना है। 30 असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप,
अब नेक्स्ट है, अगर कोई रेप करने की कोशिश कर रहा है तो उसको भी मारा जा सकता है, डेथ तक कॉज की जा सकती है अगर रिक्वायर्ड है तो। ठीक है, अगर रिक्वायर्ड है, इतना ज़्यादा है कि वो हट नहीं रहा तो फिर रेप में डेथ कॉज भी की जा सकती है, पर वो राइट नहीं है डेथ कॉज करने का। और इसमें ख्याल रखना क्वेश्चन को, यहाँ पे जब हमने पढ़ा था ना 97, तो इसको भी माइंड में रखना कि अपनी बॉडी के लिए और किसी की बॉडी के लिए भी है, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए नहीं, किसी को बचाने के लिए भी हो सकता है। ठीक है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी है हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपने के लिए। कोई डाका डालने आ गया है तो वो डाके में अपने अगर तुम्हें कोई लूट रहा है तब भी तुम कर सकते हो, किसी और को लूट रहा है तब भी तुम बचाने के लिए उसके जो भी कर सकते हो, डेथ या कोई भी हार्म कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, ये माइंड में रखना। तो रेप भी, अगर किसी लड़की का रेप हो रहा है तो कोई लड़का भी उसको बचाने के लिए उस एसेलेंट की डेथ कॉज कर सकता है। वहाँ पे ये नहीं कहा जाएगा, जो प्रोसिक्यूशन ये नहीं डिफेंस लेगी कि ये तो कौन सा लड़का है, इसका कौन सा रेप हो रहा था। ठीक है, और मैन का तो रेप हो ही नहीं सकता। ये सब चीज़ें नहीं है। किसी के लिए भी अगर कर रहा हो, किसी की हेल्प के लिए भी अगर करे तब भी उसको मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। एंड असॉल्ट विद इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट। ठीक है, ये सेक्शन 375 की बात कर रहा है और ये 377 की बात कर रहा है। मतलब जो 375 जो डिफाइन 375 में किया है, पनिशेबल 376 में है रेप, और वैसे अननेचुरल लस्ट है जो 377 वाली जो है ना, कहीं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अननेचुरल लस्ट जो है, ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट है, सेक्शन 377 की बात कर रहे हैं। और एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्टिंग। किडनैप या अबडक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी डेथ कॉज की जा सकती है। एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ wrongfully confining a person under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities for his release। ठीक है, wrongful confining में भी है। मतलब देखा जाए तो किडनैपिंग और अबडक्शन में वो चीज़ आ गई है। यहाँ पे रॉन्गफुल कन्फाइनिंग भी वो वाली रॉन्गफुल कन्फाइनिंग है जिसमें क्या है, मतलब ये रॉन्गफुल कन्फाइनिंग नॉर्मल रॉन्गफुल कन्फाइनिंग नहीं है, इसमें रॉन्गफुल कन्फाइनिंग प्लस ऐसा सर्कमस्टांस है जिसमें वो पब्लिक अथॉरिटीज को मिल नहीं सकता, अपनी हेल्प नहीं ले सकता, उसमें डेथ कॉज की जा सकती है। ठीक है, रॉन्गफुल कन्फाइनिंग और अंडर सर्कमस्टांसेस विच रीजनेबली कॉज द अपरेंट दैट ही विल अनेबल टू रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटीज फॉर हिज रिलीज। ठीक है, पेपर में अगर आ जाए तो क्या लगना, रॉन्गफुली कन्फाइनिंग वर्ड आ जाए सिर्फ कि रॉन्गफुल कन्फाइन करे और वहाँ पे इस पॉइंट पे साइलेंट है। ठीक है, पब्लिक अथॉरिटीज के पे साइलेंट है, पेपर में आएगा तो ये भी ख्याल रखना, पब्लिक अथॉरिटीज वाली बात भी देख लेना। अगर पब्लिक ये वर्ड आ जाए कि वो ऐसे सर्कमस्टांस में है कि वो अनेबल है टू रिकोर्स मतलब पब्लिक अथॉरिटीज की हेल्प ले सके। पब्लिक अथॉरिटीज क्या होगी, पुलिस होगी, कोर्ट होगी, इन सब चीज़ की हेल्प ले सके, तब ही आप उसको डालना डेथ कॉज करने के लिए। ठीक है, अगर पेपर में प्रोपोजिशन आ जाए कि एक पर्सन को उसने रॉन्गफुली कन्फाइन कर दिया और उस रॉन्गफुल कन्फाइनिंग में उसने उसकी डेथ कॉज कर दी और वहाँ पे वो साइलेंट है कि अंडर सर्कमस्टांसेस है कि वो रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटीज के नहीं कर सकता था, तो वहाँ पे आपने अपने माइंड से नहीं चलाना, सर्कमस्टांस अपने माइंड में नहीं जोड़ लेना, अपनी तरफ से नहीं दिमाग में जोड़ लेना पेपर में कि उसको आम वहाँ पे डेथ कॉज करने वाला डाल दे, सेक्शन 100 में ले आए। ये 100 में नहीं आएगा। ठीक है, और कोई हार्म कर सकता है पर डेथ कॉज नहीं कर सकता। अगर डेथ कॉज कर दी उसने तो उसमें डेथ के लिए उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे, उसको 304 के लिए लायबल करेंगे। अगर वहाँ पे पूछ रहे थे पेपर में, आपको क्वेश्चन आ जाए कि उसकी क्या लायबिलिटी बनती है, तो वहाँ पे ये नहीं लिख के आना कि उसकी नो लायबिलिटी हैज़ बिन फिक्स्ड। क्यों? क्योंकि उसने राइट टू प्राइवेट डिफेंस था, वहाँ पे नहीं लिख के आना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन्होंने प्रपोजिशन में ये वर्ड नहीं यूज़ किए कि अनएबल टू हैव रिकोर्स टू द पब्लिक अथॉरिटीज। और फिर भी अगर कीड़ा ज़्यादा ही काट रहा हो आपको लिखने का, तो फिर इतना लिखाना वहाँ पे जाके कि दोनों सर्कमस्टांस दिखाना कि आल्दो अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे, आल्दो इफ द सर्कमस्टांसेस आर दैट that under circumstances the person who is wrongfully confined unable to have recourse to the public authorities for his release। ठीक है, तब वो डेथ कॉज कर सकते हैं। ये लाइन अगर ज़्यादा ही कीड़ा काट रहा हो ना
और ये नंबर क्वेश्चन ही ज़्यादा मार्क्स का हो और ज़्यादा लिखने का ना हो, तब लिखाना, फिर दोनों सिचुएशन लिखाना। ठीक है, अपनी नॉलेज उसको चेप आना, एग्जामिनर को ज़बरदस्ती अपनी नॉलेज बता के आ जाना अगर दिल करे तो, कि जो है अगर उसने ऐसे सर्कमस्टांसेस होते फिर उसको डिफेंस मिल जानी थी सेक्शन 100 में। ठीक है, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। अगर डाउटफुल हो, प्रोपोजिशन डाउटफुल सी है जहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, फिर दोनों सर्कमस्टांस दिखाना कि अगर तो उसके पास सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो पब्लिक अथॉरिटीज को नहीं रिकोर्स कर सकता, तो फिर वो डेथ कॉज कर सकता है, फिर जस्टिफाइड है। और अगर वो पब्लिक अथॉरिटीज को रिकोर्स कर सकता था, तो फिर उसका जो ऑफेंस है वो सेक्शन 304 का बन गया। क्यों? क्योंकि 302 की सेकंड एक्सेप्शन में फॉल करके अब वो मर्डर नहीं रहा है, कल्पिटेड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बन गया है, विच इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 304। ठीक है, लाइबिलिटी ऐसे बना के आ जाना वहाँ पर वैसे ख्याल रखना कि पेपर में वो एक्सप्लिसिटली हर चीज़ को एक्सप्लेन करके आएंगे वहाँ पे, वो आपको बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे तंग नहीं करेंगे पेपर में। पेपर में वो पूरी इंग्रेडिएंट को लिख के आएंगे, पेपर में लिखे होते हैं, अगर नहीं लिखे इसका मतलब वो आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि आप वहाँ पे फॉलो करो। और अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, आंसर का पूछ रहे हैं, अगर उनका वो चाहते हैं आपसे आंसर कि उसको डिफेंस दे, आप 100 सेक्शन में उसको डिफेंस दें, तो फिर वो वहाँ पे वो लिख के आएंगे वर्ड। ठीक है, वो प्रपोजिशन पढ़ लेना अच्छी तरह से, ये नहीं कि 2 लाइनें पढ़ के और आंसर करने की फटाफट करेंगे, टाइम बचा ले आंसर कर ले, वो पढ़ लेना। ठीक है, आंसर राइटिंग स्किल में ये भी पॉइंट बताऊंगा मैं आपको कि पढ़ना भी है पहले पेपर को। वो आपकी अपनी फिक्मेंट है, जो मर्जी लिख के उसको एक्सप्लेन कर दो, बस जस्टिफाई करके आओ अपने। रिकोर्स तो कर ही लिया ना पब्लिक अथॉरिटीज को, वो ये थोड़ा ना कहेंगे कि हम बिजी, हम नहीं आ सकते, थाना बहुत दूर है, हमारी गाड़ी में तेल नहीं, हम नहीं आएंगे। अब फोन है, रिकॉर्ड कर दिया, तब भी नहीं नहीं, रॉन्गफुल कन्फाइन किया ना यहाँ पे मारने के। देखो रॉन्गफुल कन्फाइन में क्या है जी, 2 घंटे रह लेगा तो रह ले, 2 कन्फाइन किया है आपको, मैंने कन्फाइन कर लिया तो आप 2 घंटे बैठ जाओ, कन्फाइन करने में क्या फर्क पड़ता है? डेथ तो नहीं कॉज कर रहा ना मैं आपकी, अगर डेथ कॉज कर रहा हूँ फिर तो फर्स्टली में आ गया। अगर मैं आपकी पिटाई कर रहा हूँ, आपको ग्रीवियस हर्ट कर रहा हूँ, फिर तो सेकेंडली में आ गया। अगर मैं डेथ कॉज करने की कर रहा हूँ तो फिर आपको फर्स्टली में आ गया, फिर तो 60 में आने की जरूरत ही नहीं है। रॉन्गफुल कन्फाइन तो कि सिर्फ आपको बिठा के मैंने इज्जत से बिठा दिया है, रॉन्गफुल कन्फाइन कर लिया। अगर आपने फोन भी कर लिया है तो अगर वो कह रहे कि हमें 2 घंटे लग जाएंगे, साफ नहीं है तो 2 घंटे वेट कर लो, फिर क्या? फिर आपका 99 क्लॉज 4 आपने वो डिस्टर्ब कर दिया ना, आपने ज्यादा अपना राइट प्राइवेट एक्सीड कर गए हो आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस। अब 2 घंटे वेट कर लेते। आपकी प्रोपोजिशन में आप कह रहे हो कि उसने फोन कर लिया और पुलिस कहती है हम बिजी हैं, 2 घंटे बाद आएंगे, तो ठीक है 2 घंटे वेट कर ले। वो कौन से आपकी डेथ कॉज करने की कोशिश कर रहा है? 2 घंटे वेट कर लो। रॉन्गफुल कन्फाइन है ना, अगर तो डेथ कॉज करने की कोशिश कर रहा है फिर तो फर्स्टली में आ गया, फिर तो 60 का एग्जामिन करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो इसमें आना ही नहीं, 60 में आना ही नहीं, अगर डेथ आ गया फिर तो आना ही नहीं इसमें। ये तो रॉन्गफुली कन्फाइन कर लिया है, रॉन्गफुल कन्फाइन कर लिया कि बंद का बिठा लिया है किसी रीजन की वजह से। ठीक है, और अब पब्लिक अथॉरिटीज को आप नहीं कर सकते। Seventhly, an act of throwing or administering acid or an attempt to throw or administer acid which may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such act. ठीक है, तो जा फेंक रहे हैं, थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रेटिंग। ठीक है, फेंक रहे हैं या पिला रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं एसिड। ठीक है, और अटेम्प्ट टू थ्रो एडमिनिस्टर एसिड विच में रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस। और आपको लगता है कि वो जो तेजाब है वो ऐसा है कि जिससे ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। ठीक है, स्किन परमानेंटली डैमेज हो सकती है। ऐसा एसिड है, आपको देख के लग रहा है धुआं निकल रहा है उसमें से, एसिड में से, और पूरा लग रहा है कि अब तो ये तो है, इतना खतरनाक है एसिड जिससे आपको हो सकता है। ठीक है, रीजनली एप्रीहेंशन होना चाहिए आपको। अब हो सकता है धुआं निकल रहा पर वो हो कुछ भी ना, ठीक है, वो कोक की तरह उसमें कुछ हो ही ना, स्पैको कुछ भी ना हो, आपको लगना चाहिए है या नहीं, एक्चुअल में उसके इफेक्ट है या नहीं वो मैटर नहीं करते, आपको एप्रीहेंशन होना चाहिए, रीजनेबली एप्रीहेंशन होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि लेमैन की तरह, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा यहाँ पे। एक लेमैन क्या सोचता है, अगर कोई एसिड लेके बैठा हुआ है, कोई एसिड ऐसा है जिसमें लग रहा है फेंकेंगे जिससे हो सकता है, ठीक है, आपको देख के लग रहा है कि ये तो इतना जो इसका कलर है, ऐसा कलर है, ये तो मेरे पे फेंकेगा तो तेजाब तो मेरा तो काम हो जाएगा, आपको एप्रीहेंशन है तो आपको उसका राइट मिल जाएगा। ठीक है।
फिर हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अब इसमें। अब हमने 100 के बाद ना 101 पढ़ लेते पहले। ये पहले चलो वन ये दोनों पहले इकट्ठे ही पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं फिर 102 कर लेंगे। वैसे तो सीरियल ऑर्डर भी बन रहा है। प्रॉपर्टी के बाद में कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी में जो डेथ कॉज की जा सकती है ना, डेथ जहाँ पे हो सकती है प्रॉपर्टी केस में, वो बाद में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी इकट्ठा पढ़ लेंगे, प्रॉपर्टी वाले टॉपिक सारे इकट्ठे पढ़ लेंगे। पहले बॉडी वाला खत्म कर लेते हैं। ये जो हमने सर्कमस्टांस पढ़े, इसमें आप अपनी बॉडी के लिए किसी की डेथ कॉज कर सकते हो। प्रॉपर्टी के लिए जो है वो 103 में बाद में पढ़ते हैं, उसको अलग से बाद में टच करते हैं। पहले ये खत्म कर लेते हैं, हम बॉडी वाले सारे खत्म कर लेते हैं। When such right extend to causing any harm other than death, ठीक है। any harm other than death मतलब डेथ नहीं कॉज कर सकते पर और कोई हार्म कर सकते हो। एनी हार्म मतलब कोई भी हार्म किया जा सकता है पर वो डेथ नहीं होगी। If the offense be not of any of the description enumerated in the last preceding section, लास्ट preceding section मतलब वो 70 तक नहीं फॉल कर रहा है। The right of private defense of the body does not extend to the voluntary causing of death to the assailant, but does extend under the restriction mentioned in section 99 to the voluntary causing to the assailant of any harm other than death। अब मतलब 101 में क्या कर सकते हो आप, डेथ नहीं कॉज कर सकते पर कोई भी हार्म कर सकते हो। मतलब अगर वो 7 क्लॉजेज में फॉल नहीं कर रहा पर वैसे आपको लगता है तो आप कोई भी हर्ट कर सकते हो सब्जेक्ट टू सेक्शन 99। इसमें भी 99 है, सब्जेक्ट टू 99 है। 99 को माइंड में रख के आप कुछ भी कर सकते हो पर डेथ नहीं कॉज कर सकते। मतलब 100 में जो दी हुई है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे था रॉन्गफुल कन्फाइन वर्ड यूज किया था, रॉन्गफुल कन्फाइन प्लस सर्कमस्टांसेस जहाँ पे अनेबल टू रिकॉर्ड पब्लिक अथॉरिटीज है। अब अगर सिर्फ रॉन्गफुल कन्फाइन वर्ड यूज किया है तो 101 में फॉल कर जाएगा। हाँ 101 में फॉल कर जाएगा, 100 में नहीं करेगा, फॉल करेगा, ठीक है। और भी कोई भी चीज़ है जहाँ पे भी लगता है तो वो सब्जेक्ट टू 99 कोई भी हार्म कर सकता है। पर कोई भी हार्म का मतलब ये नहीं है कि अगर ग्रीवियस हर्ट कर सकता है, ग्रीवियस हर्ट तब करेगा जब सिंपल हर्ट से काम नहीं चल रहा, ठीक है। ग्रीवियस हर्ट कर सकता है, एनी हार्म में तो ग्रीवियस हर्ट भी आ गया। अदर देन डेथ है, डेथ छोड़ के जो मर्जी कर सकता है, उसकी आंखें फोड़ सकता है, उसका पैर काट सकता है, कुछ भी कर सकता है, तोड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है पर डेथ नहीं कॉज कर सकता। पर वो भी सब्जेक्ट टू 99 है जितनी, हाँ 99 में भी क्लॉज 4 ही है, मेन क्लॉज 4 है। वैसे तो सारे ही आएगा 99 पर मेन क्लॉज 4 की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल की अगर आप बात कर रहे हो तो उसमें ये है कि कोई भी हार्म कर सकते हैं सब्जेक्ट टू सेक्शन 99 अदर देन डेथ। अगर सिंपल हर्ट से काम चलता है सिंपल हर्ट कर लो, थप्पड़ से काम चलता है थप्पड़ मार दो, एक दो थप्पड़ मार के काम चलता है तो सिंपल हर्ट कर दो। क्यों, क्या जरूरत है उसको, डर जाएगा बंदा, घबरा जाएगा। 2 थप्पड़ पड़े होंगे अच्छे से टिका के तो वो डर जाएगा, जरूरत ही नहीं है फिर उसको ग्रीवियस हर्ट करने की। फिर भी नहीं हट रहा तो ग्रीवियस हर्ट भी उस लेवल का कर लो जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो, उतनी जरूरत हो उतनी कर लो। फिर 102 में कमेंसमेंट एंड कॉन्टिन्यूस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। 2 चीजें यहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट एंड कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस मतलब कब तक चलेगा, मतलब एंड, ठीक है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कमेंस एंड व्हेन इट कम्स टू एंड, ठीक है। कॉन्टिन्यूस मतलब कब तक चलेगा, कॉन्टिन्यूस मतलब कब तक चलेगा, इसका मतलब एंड कब होगा, ठीक है, कब तक चल रहा है। वैसे तो अगर कमेंसमेंट ना लिखते सिर्फ कॉन्टिन्यूस ही लिख देते तो भी सफिशिएंट था कि कब तक कंटिन्यू रहेगा, कब शुरू होगा कब खत्म होगा। कंटिन्यू में दोनों चीजें आ गई, कब स्टार्ट होगा कब तक चलेगा। तो वही कमेंसमेंट एंड कंटिन्यू कब शुरू होगा और कब तक चलता रहेगा, उसके बाद कब खत्म हो जाएगा। ये लाइफ लॉन्ग राइट नहीं मिल जाएगा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। commencement and continuance of the right of private defense of the body. The right of private defense of the body commences as soon as a reasonable apprehension, ठीक है, as soon as reasonable apprehension of danger
टू द ह्यूमन बॉडी अराइजेज, क्योंकि हम बॉडी की बात करें तो यहाँ पे बॉडी वर्ड यूज़ किया हुआ है, ठीक है। 105 में प्रॉपर्टी होगा तो वहाँ पे प्रॉपर्टी वर्ड यूज़ किया होगा, यहाँ पे बॉडी ही पढ़ रहे हैं तो बॉडी में ही आएगा, ठीक है। एज सुन एज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेज फ्रॉम एन अटेम्प्ट और थ्रेट टू कमिट द ऑफेंस दो द ऑफेंस मे नॉट हैव बीन कमिटेड, बेशक ऑफेंस कमिट ना हुआ हो, एंड इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एट सच एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी कंटिन्यूज, ठीक है। मतलब वो एप्रीहेंशन जो है वो स्टार्ट हो गया, कमेंसेस, मतलब इसको ऐसे समझो कि कमेंस हो गया और जब तक वो कंटिन्यू रहेगा, एज लॉन्ग एज एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी कंटिन्यूज, जब तक वो रहेगा तब तक चलेगा, ठीक है। जब वो खत्म हो गया उसके बाद नहीं है। ठीक है, जस्सा सिंह वाला केस है, कल भी समझाया था थोड़ा सा आपको। 2-3% खेतों में काम कर रहे थे, ठीक है, और इस जमीन का थोड़ा सा डिस्प्यूट था जमीन का, तो ये विद वेपन्स यहाँ पे गार्डेड थे इस खेत में, ठीक है, विद वेपन थे। इनको आइडिया था कि हो सकता है, एप्रीहेंशन था कि हो सकता है कोई इस पे आके हमसे छीनने की कोशिश करे इस खेत पे, ठीक है। खेतों पे कब्जे का चक्कर चलता रहता है। अब 5-6 बंदे आ गए और फोर्सफुली इस पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। कब्जा क्या करेंगे, खेती खत्म कर देंगे, फसल काट देंगे, कुछ ऐसा करके जबरदस्ती आए। तो इस शफल में इन्होंने क्या कर दिया, एक बंदे को गोली मार दी जब वो उन पे अटैक कर रहा था। ये भी विद वेपन थे और इनके पास भी वेपन थे, एक को मार दिया। फिर अब एक जब भागने लगा ना वहां से अपनी जान बचाने के लिए, तो पीछे से गोली मार के उसको मार दिया, ठीक है। ये ग्रीवियस हर्ट कर दिया, या मतलब फैक्ट देख लेना, या तो इसको शायद ग्रीवियस हर्ट हो गया था या ये ग्रीवियस हर्ट हो गया था, या शायद दोनों ही मर गए थे। तो इसके लिए उसको जस्टिफाइड उन्होंने कर दिया था सेक्शन 100 में, ठीक है, क्योंकि वो जो थे उनको रीजनेबल एप्रीहेंशन था कि डेथ कॉज हो सकती है, क्योंकि ये भी विद वेपन थे। और जो जिसको भागते हुए को पीछे से गोली मारी थी ना, उसका राइट उनको नहीं मिला था, उसके लिए उनको लेबल किया था, मर्डर के लिए लेबल किया था, ठीक है। और यहाँ पे वो भी नहीं आएगा कि राइट अपने एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सटेंड भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे ना ये भी नहीं मिलेगा, एक्सेप्शन में भी नहीं फाल करेगा, ये 304 में भी नहीं फाल करेगा। 304 में तब फाल करेगा जब आपने राइट एक्सीड कर दिया। ये तो एक्सीड नहीं किया, ये तो राइट रॉन्गफुली यूज किया है इन्होंने, ठीक है। फर्क है एक्सीड में और रॉन्गफुली यूज करने में, फर्क है राइट को, इसको माइंड में रखना। और रॉन्गफुली जो राइट है उसको एक्सीड करना एक अलग चीज है, और रॉन्गफुली उसको एग्जीक्यूट करना अलग चीज है। एक्सीड तो तब है कि आप सिंपल हर्ट कर सकते थे और आपने उसको डेथ कॉज कर दी, या ग्रीवियस हर्ट कर सकते थे, आपने डेथ कॉज कर दी, ठीक है। तब तो ठीक है, जस्टिफाई था आपका, तब आपको जस्टिफाइड तो तब भी नहीं है, पर तब आपको सजा कम मिलेगी। आपको मर्डर के लिए लेबल नहीं करेंगे, 304 के लिए लेबल कर लेंगे। पर यहाँ पे जो सर्कमस्टेंस है, जो जान बचा के भाग रहा है परी, तो अगर इसने कोई ऑफेंस किया भी था तो आप पब्लिक अथॉरिटीज को रिकोर्स करते, पब्लिक अथॉरिटीज में इसकी कंप्लेंट करते, वो इसको सजा देती। आपके पास तो राइट नहीं है ना इसको सजा देने का, आप तो एक्सीड नहीं कर रहे, आप तो अपना राइट ही एक्सेस ही गलत कर रहे हो, रॉन्गफुली एक्सेस कर रहे हो अपना राइट। जब वो भाग रहा है तो क्या जरूरत थी, इसको सिंपल राइट करने की जरूरत नहीं थी, भागने देते, इसको चला जाता, जान जाता, भाग के चला जाता, उसके बाद आप उसकी रिपोर्ट कर देते पुलिस में या कोर्ट में, जो भी था आपको, जो भी आपका तरीका था आप कर देते, वो अपने आप इसको सजा देते, पुलिस पे रिपोर्ट कर देते, पुलिस इसको अपने आप बुला के या अरेस्ट करके केस चलाती, और केस पे जो कोर्ट जो ऑर्डर करती उस पर उसको सजा मिल जाती है। आपको कोई राइट नहीं था इसको सजा देने का। जो आप इसको गोली मार रहे हो ना, आप यू आर लेबल फॉर मर्डर, नॉट कल्पेबल अमाउंटिंग टू मर्डर, उसके लिए भी लेबल हो, मर्डर के लिए लेबल हो आप, क्योंकि वो अपनी जान बचा के भाग रहा है, पीछे से आप गोलियां मार रहे हो, ठीक है। जितना है कोई आप पे अटैक कर रहा है, स्टिक से अटैक कर रहा है, तो 101 का राइट आ गया, ठीक है। फिर उसने तलवार उठा ली जिससे आपको ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तो आपके पास 100 वाला राइट आ गया, आप उसकी जान ले सकते हो। फिर इसने पत्थर मारा, छोटा सा पत्थर मारा, तो फिर 101 वाला राइट है आपके पास। फिर इसने बड़ा पत्थर उठा लिया, ठीक है, तो फिर आपके पास क्या है, 100 वाला राइट दोबारा शुरू हो गया।
फिर इसने वो फेंका, आपको लगा नहीं, फिर इसने पिस्टल निकाल ली जेब से, फिर आपके पास 100 वाला राइट आ गया। ठीक है, तो जब तक एप्रीहेंशन, जिस चीज का एप्रीहेंशन होगा मूवमेंट आपके पास राइट रहेगा, और उसके बाद आपके पास खत्म नहीं। अब यहाँ पे क्या था, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वो उसका राइट खत्म हो गया। ठीक है, अब जब उसने दौड़ना शुरू किया, मूवमेंट उसने दौड़ना शुरू किया ना, आपका राइट खत्म हो गया, उस सेकंड, उस मूवमेंट में आपका राइट खत्म हो गया। मतलब ये बहुत लंबा भी चल सकता है, अगर हो सकता है वो तलवार लेके पीछे पीछे भाग रहे हैं जान बचाने के लिए, कभी इधर भाग जाते हैं, कभी इधर भाग जाते हैं, कभी इधर भाग जाते हैं, 3 घंटे 4 घंटे चलता रहा ये चीज, ये एपिसोड चलता रहा। वो ये जो पर्सन था, ये पर्सन जो जिसको बाद में मारा है, ये तलवार लेके इनके पीछे भाग रहा है, ये अपनी जान बचाने के लिए कभी इधर छुप जाते हैं, कभी इधर छुप जाते हैं, फिर निकलते हैं, फिर ये आगे सामने आ जाता है। ऐसा ही 4-5 घंटे चलता रहा, तो वो 4-5 घंटे उनके पास राइट रहेगा उनकी डेथ कॉज करने का, क्योंकि जब तक उनको रीजनेबल एप्रीहेंशन है। ठीक है, मूवमेंट उनके पास मौका लगा तो वो डेथ कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेकंड में, 1 सेकंड पहले वो उनको मारने की कोशिश कर रहा था, अब जब देखा इन्होंने पिस्टल निकाल लिया तो वो भागना शुरू हो गया वापस। पहले तलवार लेके इनके आगे दौड़ रहा था इनकी तरफ तलवार लेके। ठीक है, अभी 5 सेकंड दौड़ा, इन्होंने पिस्टल निकाल लिया सामने से, अब ये तलवार को अपनी छुपा के वापस भाग रहा है, ये तलवार फेंक के वापस भागना शुरू हो गया। अब सेकंड में, ठीक है, 2 से तीसरे सेकंड में, पहले 2 सेकंड ये भाग रहा था, अब तीसरे सेकंड ये वापस हो गया, तो वो 2 सेकंड तक ही आपका राइट रहा जब तक वो तलवार लेके भाग रहा था। मूवमेंट उसने बैक रिवर्स हो गया है तीसरे सेकंड में, तो वो आपका सेकंड उसी सेकंड में आपका राइट खत्म हो गया। ठीक है, ये 102 बता रहा है कि कब शुरू होगा और कब तक चलेगा। तो कब तक चलेगा मतलब रीजनेबल एप्रीहेंशन जैसे ही मूवमेंट खत्म हुआ ना, तभी आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है वो उसी वक्त खत्म हो गया। ये नहीं है कि सारी जिंदगी चलता रहेगा। 10 साल बाद आप उसके घर जा रहे हो और उसको कह रहे हो तू एक दिन खेतों में आया था मेरे तलवार लेके, ठीक है, आज मैं बदला लेने आ गया, आज मैं अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस अंडर सेक्शन 100 एक्सेस करने आया हूँ और मैं तुझे मार के जाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा, वो तो उसी वक्त ही मौके पे चौका लगाना पड़ेगा, उसके बाद वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं चलेगा, सारी जिंदगी नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है प्रॉपर्टी वाला पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला टॉपिक वाला, व्हेन डेथ कैन बी कॉज्ड प्रॉपर्टी, व्हेन कैन एनी अदर आर्म 104, और व्हेन डज इट स्टार्ट एंड कमेंस एंड कंटिन्यू। ठीक है, अभी ये वाले हम पढ़ लेते हैं, 103, 104 एंड 105 अब हम इसमें पढ़ लेते हैं। वन जीरो थ्री कह रहा है व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। ठीक है, जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, डेथ तक कब हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। यहाँ पे भी वर्ड है एक्सटेंड, एक्सटेंड मतलब यहाँ पे ये नहीं लिखा कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू कॉज डेथ, टू कॉजिंग डेथ नहीं लिखा, एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ है वर्ड। ठीक है, एक्सटेंड का अपने आप में एक मतलब है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ, मतलब वो कब एक्सटेंड हो सकता है। यहाँ पे टू कॉजिंग डेथ नहीं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी टू कॉजिंग डेथ नहीं है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, जब तक एक्सटेंड हो सकता है। एक्सटेंड का मतलब है सेक्शन 99। ठीक है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 99 आपने माइंड में रखना है, एक्सटेंड का मतलब ये है, सेक्शन 99 की बात करते हैं। The right of private defense of property extend under the restriction mentioned in section 99। इवन अगर सेक्शन 99 ना भी होता ना, तब भी एक्सटेंड का मतलब यही था, राइट ऑफ एक्सटेंड का मतलब यही था जो 99 में दिया। एक्सटेंड मतलब बढ़ सकता है, ये ना भी हो सेक्शन 99, तब भी एक्सटेंड का मतलब यही है कि उतना ही हार्म करोगे जितनी जरूरत है। पर फिर भी एक्सप्लेन कल को कोई उसमें कोई डाउट ना रहे, लोग इसका मिसयूज ना कर ले, इसलिए उन्होंने स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली सेक्शन 99 डाल दिया। अगर सेक्शन 99 ना भी डालते ना और यहाँ पे वर्ड एक्सटेंड ही रहता, तब भी इसका पर्पस हल हो जाना था, एक्सटेंड से भी उसका पर्पस हल हो जाना था। पर फिर भी उन्होंने, आपको पता था लोग यहाँ पे कलाकार एक्सेप्शंस लेके आएंगे, बड़ी बड़ा क्लियर डाउट क्रिएट करेंगे। ठीक है,
तो इसलिए उन्होंने एक्सप्लिसिटली सेक्शन 99 को जो है बीच में डाल दिया है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड अंडर द रिस्ट्रिक्शन मेंशन्ड सेक्शन 100 टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ और ऑफ एनी अदर आर्म टू द रॉन्ग डूअर। ठीक है, क्या किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है, डेथ भी किया जा सकता है, कॉजिंग डेथ भी, और एनी अदर हार्म भी किया जा सकता है टू द रॉन्ग डूअर। जो रॉन्ग डूअर गलत बंदा है, जो रॉन्ग गलत करने वाला है। इफ द ऑफेंस कमिटिंग ऑफ विच और अटेम्प्ट टू कमिट, ठीक है, यहाँ पे दोनों ऑफेंस के लिए भी और अटेम्प्ट के लिए भी है। ओकेजन द एक्सेस ऑफ द राइट टू बी एन ऑफेंस ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन हियर एंड आफ्टर एनुमरेटेड नेमली, इनमें से किसी एक में भी वो फॉल कर रहा है तो, ठीक है। पहला है रॉबरी, रॉबरी में फॉल कर रहा है। दूसरा है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, अगर हाउस ब्रेकिंग कर रहा है ना बाय नाइट तो वो भी इसमें आ जाएगा। पहला रॉबरी है, दूसरा हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट है, हाउस ब्रेकिंग में बढ़ चुके हैं। अब जब नाइट वाली हाउस ब्रेकिंग कर रहा है, घर तोड़ रहा है, ठीक है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं रही। पहले लोगों के कच्चे मकान होते थे, हाउस ब्रेकिंग हो जाती थी इजीली, तो उस केसेस में होता था। मिसचीफ बाय फायर, अब मिसचीफ तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है अपने आप में, कई तरह की है, 10-15 तरह की मिसचीफ होती है। अब ये कौन सी मिसचीफ की बात कर रहे हैं, मिसचीफ बाय फायर। अब मिसचीफ बाय फायर जो है वो भी ऑर्डिनरी फायर नहीं है, कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग है, ठीक है। मिसचीफ जी फायर है, कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल, विच बिल्डिंग, टेंट और वेसल इज यूज्ड एज ए ह्यूमन डिवेलिंग और एज ए प्लेस ऑफ द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। किसी घर को, टेंट को और वेसल को आग लगा रहे हैं, ठीक है। बिल्डिंग, टेंट और वेसल, वेसल होता है जो पानी के थ्रू जिसमें सामान या लोगों के लिए आ जाता है, ठीक है। टेंट टेम्परेरी हो गया और बिल्डिंग हो गई, उसको आग लगा रहे हैं। और जो बिल्डिंग और टेंट और वेसल जो यूज होती है एज ए ह्यूमन डिवेलिंग और एज ए प्लेस ऑफ कस्टडी। आपका कोई अबंडेंट मकान है, कोई घर पड़ा, आपका पुराना मकान पड़ा हुआ है, उसमें ना तो आप रहते हो ना आपने सामान रखा हुआ, छोटा मोटा कबाड़ पड़ा, वो नहीं, ना तो आपने सामान रखा उसमें और ना आप रहते हो, उसको कोई आग लगा रहा है, फिर राइट नहीं है आपके पास, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, पेपर में ये ऐसी प्रोपोजिशन टफ करने के लिए ऐसी चीजें डाल देंगे, वहां पे कर देंगे अबंडेंट हाउस कर देंगे। अबंडेंट वर्ड का मतलब ही ये है कि ना तो उस मकान में कोई रहता है और ना ही वहां पे सामान रखा होता है, ना प्रॉपर्टी रखी जाती है, ठीक है। अगर अबंडेंट वर्ड यूज कर लिया ना प्रोपोजिशन में, तो अबंडेंट का मतलब ही यही है कि वो 103 में फॉल नहीं करेगा। अबंडेंट, अबंडेंट मतलब जिसको छोड़ा हुआ है। कई बार होता है, कई लोगों के पास घर होते हैं, 2-3 घर होते हैं, कोई एक पुश्तैनी घर होता है, उसको अबंडेंट किया होता है, छोड़ा होता है, पुराना हो चुका है तो उसको रख देते हैं और अपने नए घर में आ जाते हैं। उस घर में ना तो सामान को, थोड़ा बहुत कबाड़ पड़ा होता है, वो कबाड़ जो है वो प्रॉपर्टी नहीं आप मानोगे उस प्रॉपर्टी को, जो आपने कबाड़ रख दिया, जो आपने इस सेंटेंस से रखा है कि कभी जरूरत पड़ी तो यूज़ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर तो आप उसको एज ए कस्टडी यूज़ कर रहे हो फिर तो फाल कर जाएगा 103 में। पर अगर वो अबंडेंट है जिसमें आपने कबाड़ को रखा है, तो वो कबाड़, ये भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि वो प्रॉपर्टी मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। अगर कबाड़ वगैरह रखा है तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर वो चीज़ें लेस इंपॉर्टेंट आपकी यूज़ नहीं है तो क्यों आप उसको मार रहे हो, एसेलेंट को आग लगा रहा है, लगा दे, आपके पास वैसे तो राइट है ही ना, कंपनसेशन पे ले सकते हो आप, कहीं पे आप उसको सजा भी दिला सकते हो, तो क्या ज़रूरत है उसको मारने की, क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो ये देख लेना, मिसचीफ बाय फायर, सिर्फ मिसचीफ नहीं यूज़ कर लेना, मिसचीफ बाय फायर है या फिर कुछ और है, मिसचीफ दूसरे में भी पढ़ेंगे, पर यहाँ पे जो मिसचीफ बाय फायर कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल, विच बिल्डिंग, टेंट और वेसल इज यूज एज ए ह्यूमन डिवेलिंग और कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, इन दो चीज़ों के लिए वो यूज हो रही है, ठीक है। अब इसमें इंग्रेडिएंट क्या होगा, एक तो मिसचीफ है प्लस फायर है। फायर है किन में, या तो बिल्डिंग, टेंट और वेसल में है, और जो बिल्डिंग, टेंट और वेसल है वो यूज हो रही है एज ए ह्यूमन डिवेलिंग और फॉर कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे सोच सकते हैं इसको, मिसचीफ है प्लस फायर है, और फायर किस में है, 3 चीज़ों में हो सकती है, बिल्डिंग और टेंट और वेसल, और ये तीनों चीज़ें किसके लिए यूज हो सकती है, 2 चीज़ों के लिए यूज हो सकती है, या तो ह्यूमन डिवेलिंग के लिए या फिर कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए हो सकती है। तब ये सारे इंग्रेडिएंट आएंगे
ठीक है, सारे इंग्रेडिएंट मतलब ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, फिर इनमें से कोई एक चीज़ होनी चाहिए, फिर इनमें से कोई एक चीज़ होनी चाहिए, तब ऑफेंस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। पेपर में ध्यान से एग्जामिन कर लेना। अगर ये सारे इंग्रेडिएंट आपको क्रिस्टल क्लियर हैं, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे पेपरों में आपको मिलता भी है, बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वो आपको बेरेक्ट भी प्रोवाइड कराती है। तो इन सब चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए बेरेक्ट भी कर लेना। क्या सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेरेक्ट खोल के एग्जाम ही नहीं करना है। अब वहाँ पे ये मत सोचना कि मैं बेरेक्ट खोल के अपना टाइम वेस्ट कर लूँ। अगर तो आपको लगता है कि आपको 100% क्लियर है फिर तो मत खोलो, पर अगर आपको 99% भी डाउट है ना कि मैं एक बार चेक कर लूँ, तो बेरेक्ट खोल के चेक कर लेना फटाफट पेपर में। वहाँ पे आलस मत करना या टाइम मत बचाने की कोशिश करना, इंग्रेडिएंट देख लेना। कोई भी इंग्रेडिएंट एक भी लैग कर जाए तो वो ऑफेंस नहीं कॉन्स्टिट्यूट होता, क्या लगना, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती है। फिर फोर्थली है थेफ्ट है, मिसचीफ है और हाउस ट्रेसपास है। अब ये ऑर्डिनरी थेफ्ट नहीं है, ऑर्डिनरी मिसचीफ नहीं है, ऑर्डिनरी हाउस ट्रेसपास नहीं है। अंडर सर्कमस्टांसेस may reasonably cause apprehension that death or grievous hurt will be the consequence if such right of private defense is not exercised। ठीक है, थेफ्ट कर रहे हैं, मिसचीफ कर रहे हैं, हाउस ट्रेसपास कर रहे हैं, पर वो इस तरीके से कर रहे हैं कि अगर आपको एप्रीहेंशन है कि डेथ भी हो सकती है, ग्रीवियस हर्ट भी हो सकता है, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंस है। कोई मिसचीफ करने आया है, अब उसने देख लिया आपको, अब आपको लगता है कि इसने मुझे देख लिया, अब अगर मैंने ना इसको मारा तो ये तो मुझे मार देगा, ये थेफ्ट करने आया कुछ, ठीक है, ये हाउस ट्रेसपास है। ये मतलब थेफ्ट, मिसचीफ या हाउस ट्रेसपास ऑर्डर ही नहीं है। इन थेफ्ट और मिसचीफ के लिए, थेफ्ट के लिए नहीं आप डेथ कॉज कर सकते। चोरी करने आपने पढ़ लिया, आधा पढ़ लिया आपने कि फोर्थ में थेफ्ट लिखा था और आपने उसकी डेथ कॉज कर दी। बाद में पता लग रहा है कि वहाँ पे रीजनेबल एप्रीहेंशन में एक मरियल सा चोर है, अब वो आगे खाली आता है थेफ्ट करने, तो क्या आप उसकी डेथ कॉज कर दोगे? नहीं कर सकते आप उसकी डेथ कॉज, ठीक है, क्योंकि आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं है कि ये तो मेरी या तो डेथ कॉज कर सकता है या मुझे ग्रीवियस हर्ट कर सकता है। आप मोटे तगड़े चंगे और तब भले चंगे और वो बेचारा कमजोर सा है, तो वो क्या कर लेगा? आपका बिगाड़ लेगा। ना तो आपको ग्रीवियस हर्ट का एप्रीहेंशन है, ना ही आपको डेथ का एप्रीहेंशन है, तो फिर क्या होगा? ठीक है, तो फिर कोई राइट आपका नहीं बनता। वो तभी बनेगा आपका राइट अगर आपको उसका रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि आपकी डेथ हो सकती है या ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। सिर्फ उसी केस में राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है वो आपका बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। क्या है, पिस्टल है, फिर तो ठीक है, फिर तो पता ही है अभी ये तो गोली मार देगा मुझे। आपको लग रहा है या तो वो कह रहा है कि पीछे खड़े रहो तो मैं गोली मार दूंगा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा, मतलब आपको उसने ऑप्शन दिया है कि मुझे ये चीज़ जाने दो, ठीक है, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। अब वो क्या कह रहा है, चोर आ गया, अब आपने उसको पकड़ लिया चोर को, उसने पिस्टल निकाल लिया, आपको कह रहा है कि पीछे खड़े रहो मुझे जाने दो नहीं तो मैं आप गोली मार दूंगा। अब यहाँ पे भी आप उसकी डेथ नहीं कॉज कर सकते क्योंकि उसने आपको पता है आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं है, वो सिर्फ चोरी करके भाग जाएगा अगर आप उसको कुछ नहीं कहोगे तो। ठीक है, तो भागने दो, क्या जरूरत है, आप उसकी डेथ तो नहीं कॉज कर सकते ना। तो ठीक है, फिर जब उसने आपको ऑप्शन ही दे दी है उसमें भी आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस में उसकी डेथ कॉज करने का राइट नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है ये पुनिटिव नहीं है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस पुनिटिव नहीं है, ठीक है, प्रिवेंटिव है। प्रिवेंटिव मतलब अपने आप को बचाने के लिए, अपने उस चीज़ को बचाने के लिए है, प्रिवेंटिव है, पुनिटिव नहीं है, सजा देने के लिए नहीं है। नेक्स्ट है when such right extend to causing any harm other than death। कोई भी हार्म किया जा सकता है, सिर्फ डेथ नहीं कॉज की जा सकती, ठीक, डेथ नहीं होगी अदर देन डेथ। if the offense the committing of which or the attempting to commit such occasion the exercise of the right of private defense be theft, mischief or criminal trespass, ठीक है, not of any of the description enumerated in the last proceeding section, that right does not extend to voluntary causing of death but does extend, subject to the restriction mentioned in section 99, to the voluntary causing to the wrongdoer of any harm other than
डेथ। ठीक है, इसमें भी सेक्शन 99 को माइंड में रखना है और 99 को माइंड में रख के ही करना है, जहाँ पे क्या है कि आप डेथ नहीं कर सकते पर कोई भी हार्म उसका रॉन्ग डूर को हार्म कर सकते हो। उसको सिंपल हर्ट कर दो, हर्ट कर दो, कुछ भी कर दो, पर डेथ नहीं कॉज कर सकते आप। क्लियर है यहाँ तक? ये हमने पढ़ लिया। वन कैन बी डेथ बी कॉस्ट फॉर बॉडी 100 में पड़ा है, प्रॉपर्टी के लिए 103 में पड़ा है, और रेड विद सेक्शन 99। यहाँ पे भी रेड विद 99 कर लेते हैं। यहाँ पे एनी अदर हार्म अदर देन डेथ, बॉडी के लिए 101 में, प्रॉपर्टी के लिए 104 में। और व्हेन डज एक्ट कमेंस इट कंटिन्यूज, बॉडी के लिए पढ़ लिया, प्रॉपर्टी के लिए हम पढ़ लेते हैं 105 में। वन 105 है कमेंसमेंट एंड कॉन्टिन्यूस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। कमेंसमेंट एंड कॉन्टिन्यूस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी मतलब कब स्टार्ट होगा और कब तक कंटिन्यू रहेगा। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी मतलब कब स्टार्ट होगा और कब एंड होगा देखा जाए तो इसका मतलब यही है। ओके, कंटिन्यू का मतलब है कब तक चलेगा, इसका मतलब कब एंड हो जाएगा, यही मतलब है ना, कब स्टार्ट होगा और कब एंड होगा। ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 105 में प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, सिर्फ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। और बॉडी के अगेंस्ट कौन सा सेक्शन था? 102 में। ठीक है, ये सारे टिप्स पे होने चाहिए सेक्शन सब आपके, सारे जो चार्ट था ये आपके टिप्स पे होना चाहिए। इसको लॉजिकली करो तो आपके सारे सेक्शन, सारे एक एक सेक्शन टिप्स पे हो जाएगा। लॉजिक को माइंड में रख के चलो, जो चार्ट था उसको माइंड में रखो, आपको सारे सेक्शन याद हो जाएंगे अभी। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कमेंसेस व्हेन ए रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी कमेंसेस। ठीक है, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी कमेंसेस। अब ये पैरावाइज है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट थेफ्ट कंटिन्यूज, अगेंस्ट थेफ्ट। अब यहाँ पे ये पर्टिकुलर थेफ्ट की बात कर रहा है। ठीक है, सिर्फ थेफ्ट की बात कर रहा है। Continues till the offender has effected his retreat with the property or either assistance of the public authority is obtained or the property has been recovered। अब यहाँ पे तीन चीजें आ रही हैं। Offender has effected his retreat with the property, assistance of the public authority is obtained और तीसरा property has been recovered। तीन चीजों में थेफ्ट जो है खत्म हो जाएगी। अब सपोज ये पर्सन है, ठीक है, ये चोर है, इसने रोहित की घड़ी मोबाइल चोरी कर लिया। ठीक है, रोहित कान से लगा के मोबाइल से बातें कर रहा था, ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड से या किसी से बातें कर रहा था। ये चोर आया, उसका फ़ोन उठा के छीन के ले गया और रोहित कहता है मेरा फ़ोन लेके जा रहा है। रोहित इसके पीछे भागना शुरू कर दिया, भागते रहे भागते रहे भागते रहे, ये भी भागता रहा, रोहित भी पीछे पीछे भागता रहा भागता रहा भागता रहा। ठीक है, भागते रहे, पहले बीएमसी चौक तक भागते रहे। ठीक है, फिर वहाँ से चले गए नकोदर चौक, नकोदर चौक से चले गए रविदास चौक, फिर भागी जा रही, ये भी नहीं हट रहा, चोर भी नहीं हट रहा, ये कह रहा मेरा मोबाइल है, भाग रहे हैं। फिर कैंट चले गए, ठीक है, कैंट से कहीं और चले गए, भागते जा रहे हैं, 6 महीने भागते रहे। ठीक है, बीच में किसी के घर घुस गया चोर, रोहित उसके घर घुस गया, फिर वहाँ से भाग गया। ठीक है, फिर अपने घर घुस गया चोर, इसने पीछा नहीं छोड़ा। ठीक है, तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस चलता जाएगा। ठीक है, अगर एक स्टेज पे तीन चीजों पे खत्म होगा, ठीक है,
3 चीज़ों में जाके ख़त्म होगा। इफेक्टेड इज रिट्रीट, ठीक है, विद द प्रॉपर्टी असिस्टेंस ऑफ मैंने असिस्टेंट वर्ड यूज किया, वो सीरी ऑन होगी, असिस्टेंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज टेकन या प्रॉपर्टी हैज बीन रिकवर्ड। अब सपोज ये बंदा भागता जा रहा है, चोर भागता जा रहा है, एक स्टेज पे आ गया ना, रोहित ने सरेंडर कर दिया, रोहित कहता दफा भागता भाग जाए, अब तो मैं, अब इसको मेरे से भागना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये मतलब कामयाब हो गया प्रॉपर्टी के साथ, इफेक्टेड इज ट्रीट विद द प्रॉपर्टी, ये कामयाब हो गया भागने के लिए, इसने सरेंडर कर दिया माइंड में, तो कहता चल दफा हो यार, अब देखेंगे, अब तो पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं, अब कितना का भाग लें, 6 महीने तो हो गए पीछे पीछे भागते, ठीक है, अब कितना भाग लें, मतलब लगातार कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा हूँ मैं, कॉन्टिन्यूस 6 महीने में लगातार, ये तो वैसे मैंने बहुत ओवर सी एग्जांपल दे दी है, मतलब ये 2 घंटे भाग रहा है, 2 घंटे के बाद इसने सरेंडर कर दिया, दफा कर दिया, कितना भागूंगा, अब ये कामयाब हो गया, इफेक्टेड इज ट्रीट, ठीक है, एक बार कामयाब हो गया ना, उसके बाद अब उसका राइट टू प्राइवेट डिफेंस खत्म हो गया, हो सकता है इसको 1 घंटे बाद फिर दिख जाए यही चोर, अब ये फिर आके इसको मार रहा है, अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहा है, तो वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस खत्म हो गया इसका, क्योंकि वो एक बार कामयाब हो गया, प्रॉपर्टी लेके भागने में कामयाब हो गया, एक बार उसने अपना रिट्रीट इफेक्ट कर लिया है ना, इफेक्टेड इज रिट्रीट, एक बार कामयाब हो गया, इसने एक बार सरेंडर कर दिया अपना माइंड, उसके बाद अब ये इसको पे अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा, भागते भागते 2 घंटे बाद उसने कहा यार दफा हो, रास्ते में इसको थाना मिला, पुलिस स्टेशन आया, ये पुलिस स्टेशन में चला गया, घुस गया अंदर, अंदर जाकर इसकी रिपोर्ट लिखा दी, असिस्टेंट पब्लिक अथॉरिटीज टेकर, ठीक है, बाहर निकला, देखा चोर वहां पे खड़ा था, अब इसका राइट खत्म हो गया, अब ये वापस दोबारा इसको दोबारा मार नहीं सकता, राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज कर सकता, क्योंकि अब ये पब्लिक असिस्टेंस ले चुका है, ठीक है, अंदर घुसा, थाना रास्ते में थाना आ गया, भागते भागते 2 घंटे भाग रहे हैं, 2 घंटे में पीछे इसको मिल गया, रास्ते में इसको पुलिस स्टेशन आया, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा दी, अब वहां से बाहर निकला, देखा चोर अब भी खड़ा था, अब फिर भागना शुरू कर दिया, अब नहीं उसको रिकवर कर सकता है, पर अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज कर सकता, खाने दे सकता है पर उसको मार नहीं सकता, अपना राइट नहीं एक्सरसाइज करके उसको वो नहीं कर सकता, चोट नहीं बचा सकता, ठीक है। तीसरा है, भागते भागते 6 घंटे हो गए, 6 घंटे भाग रहे, चोर भी परेशान हो गया, कहता मैंने किसी बंदे की चोरी कर ली, ये तो बंदा बहुत हीट है, ठीक है, पर हमें लगता है एक्चुअल में रोहित नहीं छोड़ेगा, है ना, रोहित चीज लेके तो रोहित छोड़ना नहीं उसको, तो अब वो कहता है यार ये तो मेरे से भी यार हीट है, चोर कह रहा है मेरे से हीट है, वो इसके मुंह पे मारता मोबाइल, पकड़ अपना मोबाइल, मुझे नहीं चाहिए तेरा मोबाइल, 6 घंटे हो गए भागते भागते, ठीक है, इसको मोबाइल फेंक के मारा, इसने मोबाइल उठा लिया, अब फिर पकड़ के पीट रहा है, फिर भी गलत है, क्योंकि प्रॉपर्टी हैज बिन रिकवर्ड, जब प्रॉपर्टी उसने फेंक के मार दी ना इस पे, अब इसको लीगली सजा दिला सकता है जो मर्जी है, पर इस पे राइट टू प्राइवेट डिफेंस खत्म हो गया, इसकी पिटाई करनी शुरू कर दी, इसने पकड़ा दिया मोबाइल का, ये पकड़ गया, तब भी राइट खत्म हो गया, प्रॉपर्टी रिकवर होगी, तीनों में से और है, कोई भी चीज आ गई ना इनमें सब में और है, और ठीक है, इन तीनों में और है, कोई भी एक चीज होगी ना तो आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस खत्म हो गया, हमेशा नहीं चलेगा, ये नहीं है कि आपने असिस्टेंस ले ली पब्लिक अथॉरिटीज की, उस पर केस चला गया, केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, और जब वो तरीक पे आता है चोर और आप उसको पटाना शुरू करते थे, यू स्टार्ट स्लैपिंग, ठीक है, उसके थप्पड़ मारने शुरू करते थे, तूने मेरा मोबाइल चोरी किया था, मोबाइल चोरी किया था, ठीक है, मोबाइल मिल भी गया, फिर भी इसके हर तरीके पे उसकी पिटाई करते हो, तो वो आप उसके अगेंस्ट ऑफेंस कर रहे हो, ठीक है ना, आप उसके अगेंस्ट ऑफेंस कर रहे हो, हाँ, आप उसके अगेंस्ट ऑफेंस कर रहे हो, जब हो गया है, ठीक है, तो फिर आप उसको नहीं कर सकते। कई बार क्या करते हैं, चोर को पकड़ लेते हैं, फिर चोर को बहुत मारते हैं, पिटाई करते हैं, जब उसको एक बार पकड़ लिया आपने, अब उसको मारने का राइट खत्म है आपका, उसको अपने अरेस्ट करो, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, चोरी पकड़ के उसको वहां पे पुलिस के हवाले कर दो, पर सजा देने का राइट नहीं है आपके पास। लोग जो पिटाई करनी शुरू कर देते हैं वो ऑफेंस लोग पब्लिक ऑफेंस कर दी होती है उसके अगेंस्ट। जो चोर होगा ना
चोर के अगेंस्ट आप ऑफेंस कर रहे हो, थीफ के अगेंस्ट आप ऑफेंस कर रहे हो, अगर आपने उसको पकड़ के पिटना शुरू कर दिया, एक बार पकड़ लो उसको, बंद कर दो कमरे में, रस्सी से बांध दो, ठीक है बांध दो, इतना बांध दो कि दौड़े ना। उसका पुलिस आती है, पुलिस को फोन करो, ये नहीं कि उसको 1 महीना आप ही रखा है, इंटरोगेशन आप ही शुरू कर दी उसकी, और कितनी चोरियां की थी तूने, कहाँ कहाँ चोरियां करता रहा पहले, ठीक है, तेरे साथ कौन कौन है, खुद नहीं इंटरोगेशन शुरू कर देनी कि 1 महीने उसके 3rd डिग्री कर रहे हो कि हमने इसका रिमांड ले लिया, खुद ही अपने अपना रिमांड ले लिया, ठीक है, एक पुलिस रिमांड होता है, एक जुडिशियल रिमांड होता है, और ये हमने पर्सनल रिमांड ले लिया है, अपने आप ही अपनी मर्जी से अपने राइट से उसका पर्सनल रिमांड ले लिया है, और सारा कुछ उस पर गुलवा रहे हैं, उसके उसका वो सेक्शन 27 में उसका वो भी कर रहे हैं, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट भी लिख रहे हैं, ठीक है, इंसाफ फर्द इंसाफ बन रहा है उसका, उसकी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट आ रही है, सब कुछ लेके फिर रिकवरी भी करनी शुरू कर दी, उसको उठा के ले जा रहे हो रात में और रिकवरी भी करा रहे हो, यहाँ पे छुपा के रखा था, चल ये रिकवर करा, रिकवरी करा करू रहे हो उससे सब कुछ, उसके बाद पुलिस में भेजते हैं कि ये देखो आपका केस हमने सॉल्व कर दिया। ये नहीं होगा, मूवमेंट उसको अरेस्ट कर लिया आपने, तो जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी उसको उठा के पब्लिक अथॉरिटीज के पास पेश करो, पुलिस के पास पेश करो, ताकि पुलिस उसको दोबारा री अरेस्ट करके साथ में ले जाए, दोबारा री अरेस्ट करे उसको, ठीक है, वो आप उसके अगेंस्ट ऑफेंस कर रहे हो, थीफ के अगेंस्ट, अगर ये सब चीज़ें जो प्रैक्टिकली होती है हम लोग करते हैं जो, वो गलत है। क्लियर है? थेफ्ट में कब खत्म होगा? इफेक्टेड इज रेटेड पैरा 2 है, सेक्शन 105 का पैरा 2 जो है वो थेफ्ट से डील करता है, और वो पैरा 2 कह रहा है कि 3 चीज़ों में ख़त्म होगा, जब तो ऑफेंडर ने इफेक्टेड रिट्रीट कर ली है, असिस्टेंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज हैज़ बीन टेकन, और प्रॉपर्टी हैज़ बीन रिकवर्ड। एक चीज़ हो गई तीनों में से, ठीक है। इफेक्टेड रिट्रीट का मतलब है आपने सरेंडर कर दिया है। अब ख्याल रखना कि अगर वो किसी के घर में घुस गया, अपने घर में घुस गया, सपोज अगर वो अपने घर में चला गया ना, तब भी आप, कई लोग सोचते हैं कि उसके घर में नहीं आप घुस सकते, अगर उसके आप घर पे घुसोगे तो वो ट्रेसपास होगा, ऐसा कुछ नहीं है, उसके घर में भी घुस के आप उससे रिकवर कर सकते हो। प्रॉपर्टी तो आपकी ना, आपने रिट्रीट नहीं की, वो भागते भागते अपने घर घुस गया, उसके घर जाके घुस के आप जाके दे सकते हो, किसी और के घर में भी घुस रहा है तब भी आप जा सकते हो, तो वो भी देखा है टेक्निकली, वो भी ट्रेसपास नहीं होगा, हाउस ट्रेसपास नहीं होगा, क्योंकि आप उसको, मान लीजिए आप ऑफेंस करने के लिए नहीं घुस रहे हो उसमें, उसके घर में, ना ही आप उसको वो एनॉय करना चाहते हो, आप तो अपनी चीज़ रिकवर करना चाहते हो। ये लोगों को मिसकंसेप्शन है काफ़ी लोगों को, और ये पेपर में प्रोपोजिशन डाल भी देते हैं कि चोर अपने घर में घुस गया, भागता भागता अपने घर में घुस गया, अगर अपने घर में घुस गया सो वट, फिर क्या हो गया, जाकर रिकवर कर लो प्रॉपर्टी, ठीक है, तो तब भी कर सकते हो आप, अपने घर में घुस गया तब भी आप प्रॉपर्टी अपनी रिकवर कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट है पैरा 2, पैरा 3 सॉरी, द राइट ऑफ प्राइवेट ऑफेंस प्रॉपर्टी अगेंस्ट रॉबरी। अब रॉबरी की बात कर रहे हैं। continues as long as the offender causes or attempt to cause any person डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल स्टेट, ये 3 इंग्रेडिएंट है ना रॉबरी के, डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल स्टेट, थेफ्ट प्लस इन तीनों में से कोई भी एक चीज हो जाए तो वो रॉबरी बन जाती है ना, यही था पढ़ा था ना मैंने रॉबरी में, अगर भूल गए तो दोबारा लेक्चर देख लेना। थेफ्ट प्लस इनमें से कोई भी एक चीज हो जाए तो वो रॉबरी बन जाती है। तो जब पर्सन को लग रहा है द राइट ऑफ प्राइवेट ऑफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट रॉबरी कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कॉजेज और अटेम्प्ट टू कॉज, चाहे तो कॉज कर दिए या अटेम्प्ट टू कॉज एनी पर्सन डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, ठीक है, इन तीनों में से कोई भी एक चीज होगी, डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होगी या करने की कोशिश कर रहा है, एज लॉन्ग एज द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट पर्सनल रिस्ट्रेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, या फिर इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट पर्सनल रिस्ट्रेंट का जो कॉन्टिन्यूस होगा ना, तो वो भी हो जाएगा, ये एक्सटॉर्शन में आ गया, इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट पर्सनल रिस्ट्रेंट का कंटिन्यू हो जाएगा ना, तो तब भी राइट आपका तब तक कंटिन्यू करेगा। क्लियर है? पहला जो था वो थेफ्ट से था, मतलब सेकंड पैरा, और ये रॉबरी की बात कर रहे हैं, दूसरा तीसरा पैरा, थर्ड पैरा। फिर फोर्थ पैरा कह रहा है द राइट ऑफ प्राइवेट अफेयर्स ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कंटिन्यूज
टू द कमीशन ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ। बोर हो गए? मैं थोड़ा ही है, ध्यान से करो। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ continues as long as the offender continues in the commission of criminal trespass or mischief। ठीक है, continues in the commission of criminal trespass और mischief। तो मतलब जो इसका फोर्थ पैरा हो गया ना, ये फर्स्ट पैरा हो गया, सेकंड पैरा हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ पैरा जो है ये डील कर रहा है क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ के साथ। ठीक है, ये फोर्थ पैरा। और फिफ्थ पैरा जो है वो बात कर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द हाउस ट्रेसपास व्हिच हैज बीन बिगन विद सच हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यूज। जब तक वो हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यूज है। ठीक है, या तो वो शुरू कर दी उसने हाउस ब्रेकिंग करनी, अंदर घुस गया, जब तक वो अंदर है वो सब इसमें कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, हाउस ब्रेकिंग की बात कर रहा है बाय नाइट, तो ये जो फिफ्थ पैरा ये डील कर रहा है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। फिफ्थ पैरा से डील कर रहा है। ठीक है, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4, पैरा 5। पहला जो पैरा 1 है ये जनरल मेन प्रिंसिपल क्लॉज है और ये पर्टिकुलरली सिचुएशंस बता रहे हैं। पैरा 2, 3, 4 जब पेपर में लिखोगे ना कि थेफ्ट की बात आ गई तो वहाँ पे लिखा ना एज पर पैरा 2 ऑफ सेक्शन 105। रॉबरी आता तो एज पर पैरा 3 ऑफ सेक्शन 105। ठीक है, क्रिमिनल ट्रेसपास या मिसचीफ आता तो एज पर पैरा 4 ऑफ सेक्शन 105। क्लियर है? कब कंटिन्यू होगा और कब खत्म होगा? अब 106 है, लास्ट सेक्शन है इसका, इस चंक का। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट। अगेंस्ट डेडली असॉल्ट है यहाँ पे वर्ड है, डेडली असॉल्ट। when there is risk of harm to innocent person, if in the excess of the right of private defense against an assault which reasonably cause the apprehension of death, the defender to be so situated that he cannot effectually exercise the right without risk of harm to an innocent person, his right of private defense extend to the running of that risk। ठीक है, क्या समझ आया? In the excess right of private defense against assault which reasonably cause the apprehension of death, the offender be so situated that he cannot effectually exercise the right without risk of harm to an innocent person, his right of private defense extend to the running of that risk। वो इसमें अब क्या है, कॉन्टिन्यूस भी बता दिया, कब तक चलेगा कब तक खत्म होगा वो भी बीच में कवर कर दिया इन्होंने। ठीक है, मतलब जो 102 और 105 में थी चीज, 102 में थी बॉडी को लेकर और 105 में तो प्रॉपर्टी के लिए, वो भी इन्होंने इसमें ही कवर कर दी है, वो भी यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, रिस्क ऑफ हार्म टू एन इनोसेंट पर्सन, इनोसेंट पर्सन को हार्म किया जा सकता है। इसकी इलस्ट्रेशन आपको क्लियर हो जाएगा। ए इज अटैक्ड बाय मॉब हु अटेम्प्ट टू मर्डर हिम, ही कैन नॉट इफेक्चुअली एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विदाउट फायरिंग ऑन द मॉब। मतलब भीड़ ने उस पर अटैक कर दिया और वो उसको मारना चाहते हैं और वो अपना राइट नहीं कर सकता बिना गोली चलाए मॉब पे। एंड ही कैन नॉट फायर विदाउट रिस्क ऑफ हार्मिंग यंग चिल्ड्रन हु आर मिंगल्ड विद द मॉब। ठीक है, और वो रिस्क जो है उसका वो मतलब वो ये रिस्क उसको लेना पड़ेगा कि अगर कुछ यंग चिल्ड्रन वगैरह जो उनको भी जो मॉब के बीच में मिंगल्ड है, जो इंटर मिंगल्ड है उनके साथ मॉब में मिले जुले हैं, उनको भी रिस्क है कि उनको भी गोली लग सकती है, उनको भी नुकसान हो सकता है। ए कमिट्स नो ऑफेंस इफ बाय सो फायरिंग ही हार्म्स एनी ऑफ द चिल्ड्रन। इस इलस्ट्रेशन से आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे इस पर थोड़ा सा डिक्टेशन भी मैंने करानी है आपको और थोड़ा सा एक दो केस भी आपको एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, ब्रेक कर लो 1-2 मिनट की, फिर उसके बाद मैं आपको वो करा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया एक बार सारा राइट टू प्राइवेट हमने खत्म कर लिया। थोड़ी सी डिक्टेशन है वो मैं आपको ब्रेक के बाद करा देता हूँ। एक बार इसको फटाफट रिवाइज कर लो, सेक्शन बिना देखे आप रिवाइज कर लो। ठीक है, याद कर लो, अभी आपको याद होना चाहिए। 96 डिक्लेरेशन है और अगर प्री में आ जाए तो एज ए डेफिनेशन भी आप यूज कर सकते हो अगर प्री में आ जाए तो 96 को। अगर प्री में ऑप्शन ही ना हो, वहाँ पे आ जाए कि इन विच सेक्शन राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज डिफाइंड और वहाँ पे ऑप्शन है 96, 97, 98, 99, तो क्या करोगे 96 टिक करके आओगे ना, गलत है पर फिर भी आपको 96 टिक करके आना पड़ेगा।
और प्री का रूल भी ये होता है कि अगर सारे एग्जैक्ट सही नहीं है तो जो सबसे ज़्यादा सही है उसको टिक करके आना होता है आपने, तो फिर आप 96 को टिक करके आओगे। पर अगर ऑप्शन है 96 भी और दूसरी ऑप्शन है 96 to 106 है, तो फिर 96 to 106 को टिक करके आओगे। और मेंस में तो आपने टिक नहीं करना, खुद लिख के आना, तो वहाँ पे आप 96 to 106 ही लिख के आओगे। ठीक है, और डिक्लेरेशन 96 में है, किसके अगेंस्ट की जा सकती है, ठीक है, कब की जा सकती है सिचुएशन की, 97 और 98 दोनों सेक्शन में है। ठीक है, 99 में है कि आप उतना ही हार्म करोगे जितना रिक्वायर्ड है। रिस्ट्रिक्शंस है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस की रिस्ट्रिक्शंस है, और ये नथिंग से स्टार्ट नहीं हो रहा, देख लेना। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शंस बता रहा है कि जितनी आप रिस्ट्रिक्शन जो है उतनी रिस्ट्रिक्शन आप करोगे, उसको उतनी यूज करोगे। 100 में है आप प्रॉपर्टी बॉडी के अगेंस्ट किसकी जान ले सकते हो, और 101 में है आप बॉडी के अगेंस्ट डेथ नहीं कॉज कर सकते पर कोई भी हार्म कर सकते हो, हर्ट कर सकते हो, डेथ नहीं कॉज कर सकते, कोई भी एनी अदर हार्म, कोई भी हार्म कर सकते हो अदर देन डेथ। एनी अदर हार्म में कुछ भी हार्म हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी का भी हार्म कर सकते हो। आपको पता है इसकी कार को मैं नुकसान पहुंचा दूंगा तो रोने लग पड़ेगा, भाग जाएगा, उसकी कार को नुकसान पहुंचा दो। ठीक है, उसकी कोई चीज तोड़ दो, कुछ कर दो, जो वो कुछ भी कर सकता है, एनी हार्म है, सब्जेक्ट टू 99। और एनी हार्म में कुछ भी आ गया, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकते हो। ठीक है, आपकी कार के पीछे भाग रहा है, आपके पीछे कार लेके भाग रहा है, उसकी कार को पंचर कर दिया, कार तोड़ दिया, आपने पता भाग नहीं पाएगा मेरे पीछे, तो वो भी नुकसान कर सकते हो। वो ये नहीं कह सकते कि आपने मिसचीफ किया, आप पे केस कर दे मिसचीफ का, वो भी आपको डिफेंस मिल जाएगी। ठीक है, आपके पीछे भाग रहा है, कार लेके भाग रहा है, आपको पता है मैं इसकी कार तोड़ दूंगा, कार पे टक्कर मार देता हूँ, कार पे कुछ नुकसान कर देता हूँ, तो ये फिर मेरे पीछे भाग नहीं पाएगा, उसके कार को नुकसान पहुंचा दिया, उसने यहाँ पे मिसचीफ का केस कर दिया, तो आपको वो मिसचीफ से भी डिफेंस मिल जाएगी। ठीक है, और 102 में है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी व्हेन कमेंसेस एंड व्हेन इट कम्स टू एन एंड, मतलब कंटिन्यू कब तक रहेगा, तो 102 में पढ़ेंगे। फिर 103 में है व्हेन कैन बी डेथ बी कॉज्ड अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, 103 में 104 में क्या है कि डेथ नहीं कॉज कर सकते, कुछ भी और हार्म कर सकते हो प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। और 105 में कि व्हेन राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी कमेंसेस एंड व्हेन इट कम्स टू एंड, कब स्टार्ट होगा और कब एंड होगा 105 में। और 106 में है कि कब आप किसी इनोसेंट पर्सन की भी रिस्क ले सकते हो, उसकी डेथ का रिस्क ले सकते हो। क्लियर है यहाँ तक आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस? अब इस पर डिटेशन में कराता हूँ आपको थोड़ी बहुत।